बीजेपी के द्वारा एक प्रचार कहें या नैरेटिव कहें किया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। और हाल ही में पीएम मोदी साहब ये कह रहे हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है अल्पसंख्यकों के लिए? हाँ, बिल्कुल रचा जा रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र के अलावा ये जो है, ये एक सिर्फ वोट पाने का, मतलब सामने वाले को हर बार हर इलेक्शन में एक नया नैरेटिव सेट करने का, एक नया नारा सेट करने का और वो लोगों के बीच में फेंक देने का। एक नया नारा आता है तो कुछ दिनों के लिए लोगों का दिमाग वर्गला जाता है और बस उसी में अपना काम निकालने का। ये बीजेपी ये दर्शाता है कि बीजेपी कितनी खोखली पार्टी है जो विकास नहीं कर सकती, हमारे यहाँ के देश के नौजवानों का, लड़कियों का, महिलाओं का भविष्य नहीं बना सकती। और ये लोग इस तरीके के नैरेटिव सेट करते हैं। मैं आपको महाराष्ट्र की एक रिपोर्ट बताता हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 3 साल में 1 लाख महिलाएं, वो लड़कियां लापता हुई है। कहाँ है ये? सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार साथियों। मैं राजा बेग पश्चिम नागपुर से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहा हूं और मेरा जो चुनाव निशान है वो है क्रेन। जो हम लोग क्रेन से कोई भी सामान वगैरह उठाते हैं, बड़ी भारी भरकम चीजें, जैसे हमारे नागपुर शहर के अंदर में जो बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं तो उनके जो प्रीकास्ट जो ये रहते हैं पार्ट्स, उसको क्रेन से उठाया जाता है। वो क्रेन मेरा चुनाव निशान है। और मैं अपने खुद की मर्जी से नहीं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मुझे सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर कहा है कि बेग साहब, हमारे को ना कांग्रेस चलती है ना बीजेपी चलती है, लेकिन हमारे पास में विधानसभा इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन में कोई ऑप्शन ही नहीं होता है, इसलिए हमारे को 2 लोगों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। तो सब लोगों की डिमांड के ऊपर में मैंने पश्चिम नागपुर से अपक्ष उम्मीदवार के तौर पे फॉर्म भरा है और मैं आपकी सेवा के लिए पश्चिम नागपुर में तत्पर हूं। आप मुझे आने वाली 20 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट क्रेन की ईवीएम मशीन पर 17 नंबर की बटन दबाकर मुझे बहुमतों से विजयी कीजिए। मैं आपके एक वोट के बदले में 5 साल आपको अपनी सेवा दूंगा। इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। बेग साहब, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप जनता के हित में कार्य करेंगे? सर, जनता के हित में कार्य करने के लिए मैं बहुत बड़े बड़े वादे, इरादे, बड़े बड़े ब्रिजेस और हाईटेक रेलवे स्टेशन, इसके फेवर में नहीं रहता हूँ। मैं लोगों की बुनियादी जरूरत, जो रोजमर्रा के डेली नीड्स बोलते हैं हम लोग, रोजमर्रा की चीजें, इसके ऊपर मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ। क्योंकि डेली विजेस की जो चीजें, उसको हमारे को डेली जरूरत पड़ती है। जैसे हमारी शिक्षा, ये हमारी डेली नीड है। हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे जो पढ़ा लिखा तबका बच्चा है, उनके हाथों को रोजगार, ये हमारी डेली नीड्स है। इसके ऊपर में मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूँ आमदार बनने के बाद में पश्चिम नागपुर से। बेग साहब, आपके मैनिफेस्टो में वक्फ बोर्ड के बारे में जिक्र किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यह बयान दिया है कि उनकी सरकार आने के बाद में वक्फ बोर्ड को पूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा, साथ ही सीएए कानून को भी लागू किया जाएगा। ऐसे में आप सरकार को कैसे घेरते हैं? देखिए, वक्फ बोर्ड पर कानून बनाना और सीएए लागू करना, ये बीजेपी के लिए इतना आसान काम नहीं है। लेकिन ये इनका हमेशा, जब भी इलेक्शन आता है तो इनका इलेक्शन स्टंट होता है ये कि हम हिंदुओं को ऐसा इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे, मुसलमान को इस तरीके से कमजोर कर देंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर में 14.2%, 14.2% मुसलमान है और सब पूरे देश के रहने वाले सभी समाज के, सभी धर्म के लोग जानते हैं कि देश को मुसलमानों से कोई खतरा नहीं है। अगर देश को किसी से खतरा है तो वो बीजेपी के लोगों से खतरा है, बीजेपी सरकार से खतरा है। इसीलिए पिछले
और पिछले लोकसभा 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इस देश की जनता ने बीजेपी को उसकी जमीन दिखा दी है, और जो जनता ने बीजेपी को अपनी जमीन दिखाई है, इसलिए वो घबराहट के मारे पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, 11वें साल में पर्दापण किया है इन्होंने। महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल से सरकार में है, तो इतने दिन सरकार में रहने के बाद ये विकास के ऊपर क्यों नहीं बात करते, ये डेवलपमेंट के ऊपर में क्यों नहीं बात करते, ये जवानों के रोजगार के ऊपर क्यों नहीं बात करते, ये महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर क्यों नहीं बात करते। ये लोगों के बाद में इलेक्शन के बाद में सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, वक्फ बोर्ड और इस टाइप के जो ये शगुफे है, अब महाराष्ट्र की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता ये समझ चुकी है, और ये बातें अब जनता के लिए कोई मायने नहीं रखती। बीजेपी के द्वारा एक प्रचार कहें या नैरेटिव कहें किया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, और हाल ही में पीएम मोदी साहब ये कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है। ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है अल्पसंख्यकों के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल रचा जा रहा है। राजनीतिक षड्यंत्र के अलावा ये जो है, ये एक सिर्फ वोट पाने का, मतलब सामने वाले को हर बार हर इलेक्शन में एक नया नैरेटिव सेट करने का, एक नया नारा सेट करने का, और वो लोगों के बीच में फेंक देने का। एक नया नारा आता है तो कुछ दिनों के लिए लोगों का दिमाग बरगला जाता है, और बस उसी में अपना काम निकालने का। ये बीजेपी ये दर्शाता है कि बीजेपी कितनी खोखली पार्टी है, जो विकास नहीं कर सकती, हमारे यहाँ के देश के नौजवानों का, लड़कियों का, महिलाओं का भविष्य नहीं बना सकती, और ये लोग इस तरीके के नैरेटिव सेट करते हैं। मैं आपको महाराष्ट्र की एक रिपोर्ट बताता हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 3 साल में 1 लाख महिलाएं, वो लड़कियां लापता हुई है। कहाँ है ये एनसीआरसी की रिपोर्ट है। तो इसके ऊपर में बीजेपी को जब इलेक्शन आता है, तो मैं मेरे महाराष्ट्र के मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनंती करता हूं कि जब आपके पास में बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, इतने बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं, और बातें क्या कर रहे हैं, कटेंगे तो बटेंगे। मुसलमान आपके घर की गैया खोल के लेके चले जाएंगे, भैंस खोल के लेके जाएंगे, आपके 2 रूम में से 1 रूम दे देंगे। पिछले 50 साल तक के, अगर पूरा आजादी के बाद का अगर आप कार्यकाल निकालोगे, तो मुझे लगता है बीजेपी और कांग्रेस का कार्यकाल लगभग सरीका रहा होगा, छुटपुट, यानी कांग्रेस और बाकी अन्य पार्टियों का। तो मुझे तो नहीं लगा कि कभी 70 सालों में किसी ने किसी के यहाँ की भैंस खोल के लेके चले गया। उल्टा बीजेपी की भैंस उन्होंने छोड़ दिया। पिछली बार आपने देखा कि यूपी से एक भैंस आ रही है, तो वो छोड़ दिया है उसको। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। और अब हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि ये बातों का महाराष्ट्र की जनता के ऊपर में, झारखंड की में जो इलेक्शन है 2 स्टेटों में, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। उल्टा बीजेपी को इन मुद्दों से, कटेंगे तो बटेंगे, इस टाइप के मुद्दों से नुकसान ही होगा। महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को 1500 रुपये दिया जा रहा है। अभी वो सरकार का ये कहना है कि 1500 से हम 2100 करेंगे। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी ये बोल रही कि हम चुनकर आने के बाद में 2100 नहीं, हम 3000 देंगे। तो आप इस बात को कैसे लेते हैं? सर, कैसा है, क्या कांग्रेस क्या बीजेपी, विचारधारा एक ही है, 2 अलग अलग झंडे हैं, कोई विचारधारा में फर्क नहीं है। वही लोग वहां है, वही लोग यहाँ है। आज कांग्रेस से जीत के कल अगर बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में बनती हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में बनती हो, तो कांग्रेस के अंदर में तो सेट लगी हुई है। वहां पे 10-20 आमदार तोड़ के जाना, फोड़ के जाना, ये जो हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के महिलाओं का, बच्चियों का भविष्य ये लोग जो 2100, 1500 और 3000 में तय कर रहे हैं, तो ये इनको महाराष्ट्र का विकास नहीं करना है। महाराष्ट्र के पैसों से इनको 50-50 खोखे के अंदर में, पिछली बार आपने देखा 40-40, 50-50 आमदार खरीदे गए, 50-50 खोखे देकर, और उसको नारा दिया गया है 50 खोखे एकदम ओके, 50 खोखे एकदम ओके। तो ये जो 1500-3000 में हमारे देश के बच्चों का, हमारे महाराष्ट्र के स्टेट के बच्चों का, औरतों का, लड़कियों का और पढ़े लिखे नौजवानों का मुस्तकबिल खरीदा जा रहा है। और सरकार के अंदर में 50-50 खोखे में खरीद कर जो सरकार बनाने की होड़ मची है, वो सरकार का, गवर्नमेंट का सारा पैसा जो है वहां खर्च किया जाता है। पश्चिम नागपुर में बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं का अभाव है। हाँ, और बहुत जगह भूमि पूजन का बोर्ड भी लगाया जाता है, लेकिन वो काम अभी तक 5 सालों में नहीं किया गया है।
तो क्या आप चुनकर आने के बाद में उसको पूरा करेंगे? हाँ, ये पश्चिम नागपुर की जनता भी देख रही है कि पश्चिम नागपुर के अंदर में इलेक्शन से 3, 4, 6 महीने पहले क्या बोलते ओपनिंग करना, क्या बोलते हैं उसको मराठी में, डामरीकरण, एक जैसे नए काम का इनॉग्रेशन करते हैं ना, भूमि पूजन। तो भूमि पूजन के नाम के ऊपर में, विकास के नाम पे ऊपर सिर्फ टिकास मारी गई है। वो विकास कितने सालों में होगा ये तो पश्चिम नागपुर की जनता को सब दिख रहा है। इसीलिए इस बार पश्चिम नागपुर की जनता ने मन बनाया है कि इस बार हम नेता को नेता नहीं बनाएंगे, हम अपने में से एक आम आदमी राजा बेग के रूप में जो हमारे पास विकल्प आया है, ये विकल्प को हम चुनने वाले हैं। आप चाहे तो पूरे पश्चिम नागपुर का सर्वे करवा दें। अल्पसंख्यक अक्सर कांग्रेस को अपना नेता कहें या रहनुमा कहें यह समझता है। ऐसे में आपका कांग्रेस से मोह भंग क्यों हो गया? सर, पहली बात तो हमारी जो विचारधारा है वो कांग्रेसी विचारधारा है, लेकिन मोह भंग तब होता है जब ये गए इतवार को, आज मंगलवार, आज की 12 तारीख है, 10 तारीख को केंद्रीय मंत्री अमित शाह बोलते हैं कांग्रेस मुसलमानों को शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण देने वाली है। और ये जो बात है ये 2012-13 के अंदर में, जब पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने खुद कहा था कि हम मराठा और मुस्लिम को आरक्षण देंगे। तो जब एक कांग्रेस का मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री 2012-13 में एक ऑर्डिनेंस लाता है और उसको पास भी करवाता है, हाउस में उसको पास करवाने के बाद में 12 साल के बाद में उसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी 11/11/2024 बिरसा मुंडा जयंती के दिन अपना स्टेटमेंट देते हैं कि इस बात का खंडन करते हैं कि कांग्रेस मुसलमानों को कोई आरक्षण देने वाली नहीं है। तो जब ये इन्होंने क्लियर कर दिया, पिछले 12 साल से जो मुसलमान समाज कांग्रेस के साथ में जुड़ा हुआ था, सेकुलर पार्टियों के साथ में जुड़ा हुआ था, वो इसी आस में जुड़ा हुआ था कि ये पार्टियां अगर सत्ता में आएंगी तो हमारा आरक्षण बहाल करेंगी। लेकिन जब उन्होंने 11/11/2024 को ये खारिज कर दिया कि कांग्रेस मुसलमानों को कोई आरक्षण देने वाली नहीं है, तो अब मुसलमानों को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। मुसलमान अपना नेता खुद चुन लेंगे। मुसलमान जात पात को नहीं मानता है, मुसलमान हर किसी को वोट देता है। अब मुसलमान अपना नेता खुद चुन लेंगे। आखिर में आप जनता से क्या आह्वान करना चाहते हैं? मैं पश्चिम नागपुर की जनता से ये आह्वान करना चाहता हूँ कि मैं जो ये इलेक्शन में लड़ने आया, मैं खुद नहीं आया था। मुझे इसी एरिया के लोगों ने कहा कि बेग साहब, आप जैसे लोगों को इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि विधानसभा के अंदर में हमारे पास में 2 ही पार्टियां होती है और हमारे पास में तीसरा विकल्प नहीं होने के कारण हम तीसरे किसी नुमाइंदे को नहीं चुन के लाते हैं। इसलिए आप जैसे लोग आइए तो हम अपनी ताकत दिखा देंगे। हमने हमारे मुद्दे जो रखे हैं, हमारा जो मैनिफेस्टो है वो इस प्रकार है, हमारा मैनिफेस्टो इस प्रकार है, किसी भी धर्म या उसके धार्मिक गुरु ग्रंथ, पैगंबर या धार्मिक आस्था का केंद्र के खिलाफ अपमानजनक टीका टिप्पणी करने वाले पर मौजूदा कानून में संशोधन करना। उसके बाद महाराष्ट्र राज्य में सख्त मुस्लिम सुरक्षा कानून पारित करवाना। महाराष्ट्र में वक्फ संशोधन बिल को लागू नहीं करने पर संज्ञान लेना। कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो ये हमारे मुद्दे थे। 1950 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर खत्म करना। मुस्लिम समाज में घाटी महजबी मेहतर भाइयों का एससी का रिजर्वेशन तुरंत लागू करवाने ताबड़तोड़ संज्ञान लेना। सच्चर समिति और महमूदुर रहमान समिति ने जो सिफारिशें मुस्लिम समाज के विकास के लिए दी है उसे तुरंत लागू किए जाने का तुरंत संज्ञान लेना। पश्चिम नागपुर में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम समाज और अन्य सभी पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर एक आर्थिक कल्याण नीति बनाना और सरकारी फंड का वार्षिक वितरण सुनिश्चित करना।
पश्चिम नागपुर में 4 एसी समाज भवन और 4 डिजिटल ई लाइब्रेरी लाकर देना, आधुनिक अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को सशक्त बनाना ताकि हर निवासी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल सके। पश्चिम नागपुर के सभी बंद पड़े जर्नल सरकारी स्कूलों को सीबीएसई पैटर्न में बदलकर उसका आधुनिकीकरण कर जल्द शुरू करना। पश्चिम नागपुर को बेरोजगारी मुक्त करने का वादा करता हूं मैं। इसके लिए सरकारी भूमि पर लघु उद्योग को स्थापित करना, सस्ती बिजली उपलब्ध कराना और युवाओं के लिए कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम लाना, महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सभी क्षेत्रों में समान अधिकारों के लिए कार्यक्रम चलाना, घरेलू और व्यावसायिक बिजली की बढ़ती दरों को जल्द से जल्द कम करना। हम विदर्भवासी कोयले का उत्पादन करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, हम प्रदूषण सहते हैं और हमसे सस्ती बिजली पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई को दी जाती है और हम महंगी बिजली झेलते हैं। तो मेरी मांग यह है कि हम अगर बिजली का उत्पादन करते हैं तो आप पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई में जो दर में बिजली देते हैं उससे आधी दर में हमारे विदर्भ वासियों को बिजली देना। इस तरीके की मेरी बहुत सारे वादे हैं मेरे लोगों के साथ में। अगर मैं ये मैनिफेस्टो पढ़ूंगा तो आपकी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मैं आखिर में मेरे पश्चिम नागपुर की जनता से एक ही वादा करता हूं कि मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं, आने वाली 20 तारीख को पश्चिम नागपुर से मैं अपक्ष उम्मीदवार के रूप में आपके बीच में खड़ा हूं। आप मुझे अपना कीमती वोट देकर क्रेन का 17 नंबर का बटन दबाकर मुझे बहुमतों से विजयी कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं, विकास, डेवलपमेंट, प्रगति जिसे कहते हैं, मैं सिर्फ बोर्ड लगाकर नहीं दिखाऊंगा आपको, पहले दिन से दिखाऊंगा आपको कि जो बंद पड़ी सरकारी स्कूलें हैं उसको सीबीएसई पैटर्न पे किस तरह शुरू किया जाता है। मैं खुद पेशे से एक व्यापारी आदमी हूँ, मेरे पास में 200 एम्प्लॉय काम करते हैं। मुझे युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए साल के 10,000 रोजगार मुहैया कराना कोई बड़ी बात नहीं है। आपको एक ऑटो लेने में वक्त लगता है, लेकिन जब आप एक ऑटो के मालिक बन जाते हो ना तो 1 के 10 करने को आपको वक्त नहीं लगता है। उसी तरह मैं जहां 200 लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, वहीं 10,000 लोगों को साल भर में हर साल 10,000 रोजगार पैदा करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पश्चिम नागपुर की जनता के लिए, मेरे युवाओं के लिए, बच्चियों के लिए, पढ़े लिखे युवाओं के लिए मेरे पास में एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। पश्चिम नागपुर के बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा को लेकर मेरे पास में बहुत अच्छे प्रोग्राम है। दोस्तों, मेरा यकीन करें, मैं पश्चिम नागपुर को 5 साल के अंदर में, आपने पिछले 25 साल में जितना डेवलपमेंट नहीं देखा होगा, आने वाले 5 साल में मैं डेवलप करा के आपको दिखाऊंगा पश्चिम नागपुर। मी भीमराव बेजवी राहणार फलटणजवळ आम्ही 2 महिन्यापूर्वी राजा बेग साहेबांशी आग्रह केला होता की तुम्ही साहेब उभे राहा विधानसभेच्या इलेक्शनमध्ये, तर कारण की तुमच्यासारखा आम्हाला कोणताही व्यक्ती असा म्हणजे भेटणार नाही बाहेर इलेक्शन करता, समजले की नाही। आमच्या पश्चिम नागपूरचा पूर्ण एसी समाज साहेब तुमच्याकडनं आहे असं समजून त्यांना आम्ही उभे केलं आहे। माझी पश्चिम नागपूरच्या बुद्ध बांधवांना, समाजांना नम्र विनंती आहे, राजा बेग यांच्या ट्रेन चिन्हावरती बटन दाबून यांना बहुमताने विजयी करा ही आग्रही विनंती करतो। धन्यवाद।